हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑनलाइन क्लासेस ऑफ विद्या भारती एजुकेशन ग्रुप अजीतगढ़। मैं पुष्पेंद्र सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूँ लेक्चर नंबर 2 ऑफ डिटरमिनेंट। लास्ट क्लास में हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था, सारणी को परिभाषित किया था। उसमें हमने कहा था कि प्रत्येक वर्ग आव्यूह के संगत एक अद्वितीय संख्या का अस्तित्व होता है और वही अद्वितीय संख्या उस आव्यूह के संगत क्या कहलाता है, सारणी कहलाता है। सारणी को दो स्ट्रेट लाइंस के मिडिल में हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके बाद हमने सारणी के प्रकार के बारे में, टाइप्स ऑफ डिटरमिनेंट्स की बात की थी, जिसमें एक क्रम का सारणी की बात की। तो एक क्रम का सारणी हमने कहा कि एक क्रम का जो वर्ग आव्यूह होता है उसके संगत जो सारणिक बनता है वही उसका क्या कहलाता है, एक क्रम का सारणिक होता है। और उसका जो मान होगा वह होगा जो उसका एलिमेंट होगा, कि एक क्रम के सारणी के अंदर एक ही एलिमेंट आएगा तो वो जो एलिमेंट होता है वही उसका मान होता है। ठीक है। सेकंड टाइप में हमने बात की थी, द्वितीय क्रम के सारणी की बात की थी। तो हमने कहा था कि प्रत्येक द्वितीय क्रम के वर्ग आव्यूह के संगत जो सारणी बनेगा वो क्या कहलाएगा, द्वितीय क्रम का सारणी कहलाएगा। और उसका मान निकालना सीखा था, जिसमें हमने कहा था कि द्वितीय क्रम का सारणी का मान वह मान होता है जो कि मुख्य विकर्ण के अवयवों के गुणनफल में से पश्चय विकर्ण के अवयवों के गुणनफल को घटाने पर प्राप्त होता है। एग्जाम्पल भी 2 एग्जाम्पल डिस्कस किए थे। ठीक है। और उसके बाद हमने तृतीय क्रम की सारणी की बात की थी, तो हमने उसको भी वैसे ही परिभाषित किया था और कहा था कि तृतीय क्रम के वर्ग आव्यूह के संगत जो सारणिक होता है वो क्या कहलाता है, तृतीय क्रम का सारणी कहलाता है। ठीक है। और उसका मान निकालने के लिए हमने कहा था कि उस सारणी का मान प्राप्त करने के लिए हमें किसी भी पंक्ति, किसी भी स्तंभ के सापेक्ष उस सारणी का प्रसार करना होता है। प्रसार करने का तरीका आपको सिखाया गया था, लिखाया गया था, और उसके बेस पे हमने एक एग्जाम्पल डिस्कस किया था जिसमें हमने R1 के साथ प्रसार करना सीखा पहले, और उसके आधार पर हमने C1 के सापेक्ष भी उसका प्रसार किया था। और ये देखा था कि प्रसार हम दोनों तरीके से करते हैं, परिणाम हमेशा क्या आता है, सेम आता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि सारणिक का जो मान होता है वह अद्वितीय होता है, चाहे प्रसार हम किसी पंक्ति या स्तंभ के सापेक्ष करें। ठीक है। अब उसी पे हम तृतीय क्रम के सारणिक पे और एग्जाम्पल लेते हैं। तो उसके अंदर एक एग्जाम्पल और लेकर देखते हैं। देखो, एक फिर डिटरमिनेंट हम डिस्कस करते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ बी डिस्कस कर लेते हैं इस बार। और ये डिटरमिनेंट आपके फ्रंट में है, ये ले लेते हैं 1, -2 और -1, 0, 3, 4, -3, 1 और 2। ये आपके एक फ्रंट में सारणिक है। अब इसका मान हमें निकालना है। R1 के सापेक्ष प्रसार किया था, वो देख ही लिया था। C1 सापेक्ष प्रसार कर लिया, फिर भी मैं फिर से एक बार R1 के सापेक्ष प्रसार करते हैं इसका भी। तो R1 के सापेक्ष प्रसार से, R1 के सापेक्ष प्रसार से, तो इसमें क्या होगा भाई, तो R1 सापेक्ष वही तरीका रिपीट भी हो जाएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, जिस पंक्ति जिस स्तंभ के सापेक्ष प्रसार करते हैं उसके अवयवों को एकांत क्रम में प्लस माइनस चिन्ह नोट करते हैं। तो इसको प्लस दे देंगे, इसको माइनस को प्लस। चेक करने का तरीका तो मैं बता रखा था, -1 की पावर i प्लस जैसे चेक कर सकते हो किसको कौन सा चिन्ह आएगा। ये पहली पंक्ति पहला अवयव तो i का मान 1 है, j का मान 1 है, तो 1 + 1 2 है कि नहीं। समघात है तो प्लस का 1 है। ये पहली पंक्ति द्वितीय अवयव है, तो i का मान 1 है, j का मान 2 है, तो 1 + 2 3, कितना हो जाएगा, -1 बनेगा तो माइनस चिन्ह दे दिया। और ये पे A1 3 है, पहली पंक्ति और तीसरा अवयव है, तो A1 i का मान 1, j का मान 3, तो 1 + 3 कितना हो गया, 4। 4 समघात है तो प्लस का 1 बनेगा, प्लस का चिन्ह दे दिया। ठीक है। तो कहीं अगर डाउट हो तो आप इसकी सहायता ले सकते हो जांचने के लिए कि चिन्ह कौन सा आएगा। ठीक है। और प्रैक्टिस हुआ तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ प्लस माइनस प्लस हो गया, तो पहली एक के लिए क्या करोगे भाई, वही काम, क्या, पहली पंक्ति को छोड़ो, पहले स्तंभ को छोड़ दो जिसमें अवयव है 3 4 1 2, 3 4 1 2। ठीक है। इसी क्रम में ये माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस भी कह सकते हो चाहो तो, -1 × -2 लिख लो। अब पहली पंक्ति को छोड़ेंगे और द्वितीय स्तंभ को छोड़ेंगे क्योंकि इनमें अवयव स्थित है। तो कौन कौन बचा, 0 4 -3 2। ठीक है। और इसी क्रम में अगला अवयव प्लस और माइनस का 1 है, लिख लो ऐसे कैसे। अभी कौन सी पंक्ति में स्थित है, पहली पंक्ति में छोड़ दो, तृतीय स्तंभ में छोड़ दो, कौन बचा, 0 बचा, 3 बचा, -3 बचा और 1 बचा। क्लियर है। तो क्या होगा भाई, करो, 1 गुणा में है, मंजिला कोष्ठक में 3 दूनी 6, बीच में सूत्र वाला -1 को 4 से करोगे, 4 एकम 4। ठीक है। माइनस माइनस प्लस के 2,
जीरो को 2 से करोगे 0, बीच में सूत्र वाला माइनस, ये सूत्र वाला माइनस याद नहीं रखना है, बिल्कुल याद रहना चाहिए, भूलना नहीं है। -3 को 4 से करोगे तो -12, 4 3 12, और प्लस माइनस -1, इसको 0 से करोगे 0, और माइनस सूत्र वाला -3 को 3 से करो तो -9, ये -9 अवयवों की वजह से है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 4 में से 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 2, 2 को 1 से गुणा करोगे 2, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस के 12, 12 दूनी 24 प्लस के, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस के 9, पर इस -1 से गुणा होके माइनस के 9, तो भाई 26 में से माइनस के 9 जाएगा तो 6 3 कितने 17 बचेंगे भाई, कितने बच गए 17। ये है डिटरमिनेंट बी का वैल्यू। क्लियर है, कोई दिक्कत? अब बात आ रही है साहब इसका प्रसार क्या करो। लास्ट क्लास में C1 के सापेक्ष सिखाया था, आपको करा था। आज हम इसका प्रसार करते हैं कि सापेक्ष C2 के सापेक्ष। किस सापेक्ष प्रसार करके देख रहे हैं, C2 के सापेक्ष। तो अब बात आ रही है सेकेंड, ये तो फर्स्ट टाइप हो गया। सेकेंड हम क्या करते हैं, C2 के सापेक्ष प्रसार से, ठीक है। C2 से प्रसार करो तो इसके चिन्हों को हटाओ भाई। अब वही काम C2 से प्रसार करें तो प्लस माइनस चिन्ह नोट करने पड़ेंगे। तो ये काय का, माइनस का, ये प्लस का और ये माइनस का, चाहे इससे जांच करके रख लो। ये पहली पंक्ति दूसरा अवयव माइनस का बनेगा, विषमघात बनेगी। ये दूसरी पंक्ति दूसरा अवयव 2 + 2 4 समघात प्लस का 1। ये तृतीय पंक्ति का दूसरा अवयव 3 और 2 5 विषमघात तो माइनस, ठीक है। तो ये बड़ा यूजफुल है हमारे लिए, कोई कन्फ्यूजन है, कोई कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ C2 के साथ प्रसार से यहाँ पर क्या हो गया भाई, माइनस अवयव पकड़ो, माइनस पहले से है और एक माइनस हो रहा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के 2। क्लियर है, ये माइनस गुणा हो गया प्लस के 2। अब की बार मैं डायरेक्ट करने जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान समझिएगा। जिस पंक्ति है जिस स्तंभ में इसको छोड़ दो, तो पहली पंक्ति में उसको छोड़ दिया, द्वितीय स्तंभ में उसको छोड़ दिया, कौन बता, 0 4 -3 2, 0 4 -3 2, तो 0 को 2 से बढ़ाओ, डायरेक्ट यहीं सोल्व करो। 0 को 2 से करोगे तो कितना आएगा 0, सूत्र वाला -3 को 4 से करोगे -12, ठीक है। वो तो इनिशियल स्टेज इसलिए ऐसे करके सीखा है, पर अपन डायरेक्ट ही करेंगे, इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसी क्रम में +3 को पकड़ो, +3 है तो +3 कौन सी, द्वितीय पंक्ति में और द्वितीय स्तंभ में छोड़ दो, तो कौन बचा 1 -1 -3 2, तो 1 को किसे गुणा करोगे 2 से, तो 2 1 कम 2, सूत्र वाला -3 को -1 से करोगे तो +3, ठीक है। इसी क्रम में अब -1 को पकड़ो, तो -1 कौन सी पंक्ति में भाई, तृतीय पंक्ति में द्वितीय स्तंभ में छोड़ दो, कौन बचा 1 -1 0 4, तो 1 को 4 से बढ़ाओगे तो 4 1 कम 4, सूत्र वाला -0 को -1 से करोगे 0, ठीक है। सरल करो आराम से भाई, जल्दबाजी नहीं है, डिटरमिनेंट बी की ही बात हो रही है। तो यहाँ पे देखो माइनस प्लस के 12 प्लस के 2, तो 12 दूनी 24 का के प्लस के, यहाँ पर 2 -3 माइनस का 1 प्लस का 3, यहाँ तो -3 है कि नहीं, और माइनस का 1 यहाँ पर है, प्लस के 4 यहाँ पर, तो -4, ठीक है। ये -7 बढ़ गए, 24 का के प्लस के 24 में 7 जाएगा, कितना बचेगा 17, प्लस का 17 बचेगा। आई वैल्यू सेम है कि नहीं, ये बात हुई। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, सारणी का प्रसार उस पंक्ति या स्तंभ के सापेक्ष करना सुविधाजनक रहता है जिसमें अधिकतम संख्या में 0। क्यों भाई, क्योंकि अगर हम इसी का प्रसार करें C1 के सापेक्ष या R2 के सापेक्ष करते हैं तो एक अवयव की कैलकुलेशन में नहीं करनी पड़ती, क्योंकि 0 गुणा में आता, 0 से गुणा के जो भी संख्या बनेगी वो 0 बन जाएगी, तो उसकी कैलकुलेशन क्यों करेंगे, है कि नहीं। बाल कुत्ते ने थोड़ी काटा है, तो हम उस पंक्ति और स्तंभ के सापेक्ष प्रसार करने की कोशिश करते हैं जिसमें अधिकतम संख्या में 0 हो। तो इसी का प्रसार हम C1 सापेक्ष करते तो ज़्यादा सुविधाजनक रहता। C1 के सापेक्ष करेंगे तो आराम से डायरेक्ट 0 बन जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, नोट करने वाली बात है कि सारणी का प्रसार उस पंक्ति या उस स्तंभ के सापेक्ष सामान्यतः करते हैं जिसमें अधिकतम संख्या में 0 हो, ठीक है। तो क्योंकि वो क्या होगा, वो अवयव क्या बना है, गुणा होता है, ये सारे अवयव गुणा होते हैं। जिस पंक्ति है जिस स्तंभ के सापेक्ष हम करते हैं तो सारणी को से अवयव गुणा करते हैं, तो गुणा करें तो वो एक अवयव पूरे, जैसे यहाँ पर 0 है तो सेकंड वाला का अपने आप 0 बन जाएगा, ठीक है। बाकी कैलकुलेशन हो जाएगी। अगर 2 जगह 0 होते तो दोनों एलिमेंट्स की कैलकुलेशन 0 हो जाती है, डायरेक्ट एक ही करनी पड़ती। अब इसके ऑर्डर हम ये भी कह सकते हैं कि अगर सारणी की किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के सभी अवयव 0 हों, किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के सभी अवयव क्या हो, 0 हो, तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि सारणी का मान कितना होगा, 0 होगा।
क्योंकि हमारी परिभाषा अनुसार जो प्रसार करने का प्रोसेस है उसमें हम क्या करते हैं, उस पंक्ति के अवयवों को जिसके साथ हम प्रसार कर रहे हैं उसके अवयवों को क्या करते हैं, सारणी को से गुणा कर जोड़ते हैं। वो सारे अवयव किसी पंक्ति के स्तंभ के शून्य है तो हम क्या करेंगे, हम उसी के साथ प्रसार करेंगे। प्रसार को तो अपने आप क्या बन जाएंगे, 0 + 0 + 0 खत्म, है कि नहीं। तो 0 आ जाएगा सारणी का। तो ध्यान रखिएगा, सारणी की किसी पंक्ति स्तंभ के सभी अवयव अगर शून्य है तो सारणी का मान 0 होगा। ये आगे हम बात आपको नोट भी करवा देंगे, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखिएगा बस यहाँ पे कि तृतीय क्रम के सारणी का प्रसार करते समय हम कोशिश करते हैं कि उस पंक्ति स्तंभ के साथ प्रसार करें जिसमें अधिकतम संख्या में शून्य हो। मान हमेशा सेम ही आएगा, चाहे किससे भी कर लो, पर उससे थोड़ी सुविधा रहती है, कैलकुलेशन आसान रहती है, ठीक है। तो ये प्रक्रिया थी आपकी तृतीय क्रम के सारणी का प्रसार कर मान ज्ञात करने की। अब एक सेकंड मेथड भी है जो है आपका कि किसी सारणी का प्रसार जो है, तृतीय क्रम सारणी का प्रसार हम सारूस आरेख से, सारूस डायग्राम कहते हैं उसको, सारूस, ठीक है। ट्रिक है, ट्रिकिंग सिस्टम कह सकते हो आप उसको। एक डायग्राम है सारूस आरेख द्वारा तृतीय क्रम के सारणी का मान, और भी जो उच्च क्रम के सारणी उनका मान ज्ञात कर सकते हैं, पर हमारे जो यूजफुल होता है तृतीय क्रम तक ही आता है, तो तृतीय क्रम की हम चर्चा कर रहे हैं। चतुर्थ क्रम के सारणी का भी मान ज्ञात हो सकता है इस तरीके से, बट हमें ऐसे उसमें जाने की जरूरत नहीं है कि हमारे काम ही तृतीय क्रम तक के आते हैं, इसलिए हम यहाँ तक ही चर्चा कर रहे हैं। तो इस डायग्राम में क्या होता है, देखो कि यदि A = Aij, या सीधा ले लो, यदि A = एक आव्यूह बना लेते हैं, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, एक तृतीय क्रम का आव्यूह ले लिया। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसका डिटरमिनेंट एक ही बात करेंगे, तो डिटरमिनेंट क्या बनेगा, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3, ये बन गया। अब सारूस डायग्राम में जो बात करते हैं या आरेख की हम बात करते हैं, इसमें क्या करते हैं इसको मान निकालने के लिए कि ये जो दो कॉलम्स हैं इनको आगे फिर से रफली नोट कर लेते हैं, A1 A2 A3 B1 B2 B3 इस तरीके से। और फिर क्या करते हैं, 3 एरोज बनाते हैं, 3 एलिमेंट्स की इस तरह से, एक ये बन गई, एक ये बन गई और एक ये बन गई। 3 तो ऐसे बनाते हैं और 3 हम ऐसे बनाते हैं इस तरीके से। ठीक है, और इस प्रकार जो एरोज आ रही हैं इनके संगत जो अवयव आ रहे हैं, इन एलिमेंट्सों के गुणनफल का योग करते हैं और इस योग में से इस तरह से जो एरो हमने राइट किए हैं इनके संगत जो एलिमेंट्स आ रहे हैं इनके गुणनफल के योग को घटा देते हैं। कैसे, इसके अवयवों का जो यूं वाले एरो हैं इनके अवयवों गुणनफल का योग करो तो क्या क्या आएगा, A1 B2 C3 प्लस B1 C2 A3 प्लस C1 A2 B3, A1 B2 C3 B1 C2 A3 एंड C1 A2 B3 ले लिया। ये तीनों लिए, इनका गुणनफल किया, इनका गुणनफल किया, इनका गुणनफल, इनका योग किया। जो योग आया उसमें से ये जो 3 रो ये वाले बनाए रो बन रहे हैं इनके करस्पॉन्डेंट जो एलिमेंट का गुणनफल करके इनका योग जो आएगा उसको हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, A3 B2 या ऐसे ले लो C1 B2 और A3 प्लस A1 C2 B3 प्लस B1 A2 एंड C3 इस प्रकार से। तो इस आरेख से भी आप मान ज्ञात कर सकते हैं। चलिए तो हम प्रसार वाला मेथड यूज़ लेंगे, ये तो अपने जैसे मान लो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसे काम लेते कर भी सकते हो, पर अब प्रोसेसिंग तो मुझसे से करेंगे, पर फिर भी आपके नॉलेज के लिए सिलेबस दे रखा है तो देगा, आपको जाना जरूरी है, शॉर्टकट है। तो इस पर बेस्ड हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लो।
एक सारणी की चर्चा कर लेते हैं। A1 2 -4, ये 0 3 -1 0 4 6। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्लियर होना चाहिए कि अब इसका पहले तो हम साउथ डायग्राम के बजाय या साउथ डायग्राम से कर लो। एक बार साउथ डायग्राम से कर लेते हैं, एक बार उसको जैसा हमने पहले सीखा है प्रसार के जरिए उससे करेंगे। तो एक बार तो हम प्रसार से करते हैं। पहले तो हम इसके प्रसार करते हैं। किस पंक्ति किस सिस्टम में सापेक्ष करोगे बताओ? किस सापेक्ष करोगे? C1 के सापेक्ष करोगे। क्यों करोगे C1 सापेक्ष? क्योंकि C1 में मुझे 2 शून्य दिखाई दे रहे हैं, 2 0 दिखाई दे रहे हैं। और आपको बताया था मैंने अभी कि सारणी का प्रसार उस पंक्ति उस स्तंभ के सापेक्ष करना सुविधाजनक रहता है जिसमें अधिकतम संख्या में क्या हो? शून्य हो। तो यहाँ 0 0 है, तो C1 के सापेक्ष प्रसार के सापेक्ष प्रसार से तो क्या हो जाएगा? डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू क्या बनेगा? A प्लस माइनस प्लस जैसे आप अलॉट करते हैं +1। पहली पंक्ति को छोड़ेंगे, पहले स्तंभ को छोड़ेंगे, 3 -1 4 6, 3 -1 4 6। चलो पूरा कर देते हैं। और ये तो 0 होने ही होने, इनकी कैलकुलेशन करने की आवश्यकता ही नहीं। तो कैलकुलेशन आसान हुई कि नहीं? तो ये कितना हो गया भाई? ये हो गया कितना? 36 18 बार 1 सूत्र वाला -4 एकम 4 का माइनस का, ये सब 0 हो ही गए। तो कितना हो गया? 22। क्या? 18 -5 + 4 22। अब यही चेक करना है कि क्या अगर इस सारणी का प्रसार हम किसके सारूस डायग्राम से करते हैं? किसके जरिए? सारूस आरेख से, तो मान समान आता है भी नहीं आता? ऐसे टोरे मारते हैं भाई। तो इसके लिए देखो एक सेम डिटरमिनेंट ले लेते हैं, -4 0 3 और -1 और 0 4 और 6। तो भाई वही काम इस कॉलम को फिर से लिख लेते हैं। द्वितीय कॉलम को लिखना पड़ेगा, यही बताया था आपको। पहले कॉलम को C1 को C2 को फिर से राइट करते हैं बाहर सारणी के, और 3 एरो ड्रॉ करेंगे, 1 2 और ये 3। पहले 3 को कर लो, तो 1 तिया इन तीनों गुणनफल, तो 1 तिया 3 3 6 18 प्लस 2 -1 × 0 तो ये 0, और ये भी 0 कि 1 मिडिल में 0 गुणनफल 0 मिलकर 0 आएगा, गुणा में 1 0 आती है, सब कुछ 0। ये तो है इसका माइनस, फिर 3 एरो ऐसे, या तो यूँ खींचो या नीचे से ऊपर खींचो, ये लो। ठीक है, तो फिर क्या हुआ? यहाँ पे 0 आ गया, तो ये तो 0 हो जाएगा पहला वाला। तो यहाँ पर क्या है? 4 -1 -4, 1 करो -4 और 6 को यहाँ 0 मिल गया तो 0। तो ये स्थिति हो गई। अब यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +4, तो 18 + 4 कितना हो गया? 22। आ रही बात में? तो ये था हमारा सारूस डायग्राम। तो इस जरिए से हम किसी भी तृतीय क्रम के सारणी का मान प्राप्त कर सकते हैं। समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, और एग्जाम्पल है सारूस डायग्राम पे, तो चलो देखते हैं। एक और देख लो, एक और देखो। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल इधर डिस्कस कर लेते हैं। एक सारणी B को डिस्कस कर लेते हैं। 2 3 -1 1 0 7 2 3 0। ठीक है, अब इसकी बात करें तो इसकी बात करते हैं। तो इसका प्रसार पहले तो C3 के सापेक्ष कर लेते हैं। किस सापेक्ष? C3 के सापेक्ष प्रसार से। तो प्लस माइनस प्लस, इसे पता तो चले एग्जैक्ट मान आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो भी तो कन्फर्मेशन करते चलते हैं साथ में। एक करना में एक ही तरीके से मान ज्ञात करना है तब। तो यहाँ पर कितना हो गया भाई? -1, पहली पंक्ति गई, तीसरा स्तंभ गया, 1 को 3 से करोगे 3 सूत्र वाला, -2 को 0 से करोगे 0। यहाँ माइनस के साथ कौन कौन जाएगा? द्वितीय पंक्ति गई, तृतीय स्तंभ गया, 2 3 2 3 3 दूनी 6 -3 दूनी 6, क्यों है कि नहीं? 2 3 6 3 दूनी 6 0 माइनस +0, 0 के आगे 0 करना ही नहीं है कुछ भी, खत्म मामला। तो भैया यहाँ से साफ दिख रहा है कि ये तो 6 में से 0 हो ही गया, ये 0 है ही। यहाँ 3 एकम 3 माइनस का 3 आ रहा है। ठीक है, तो अब इसी को हम किसकी तरह हैंडल करते हैं? सारूस डायग्राम से हैंडल करते हैं। तो वही तरीका क्या करें? सारूस डायग्राम में सारणी के लिए हो भाई,
2 3 -1 1 0 -7 है कि नहीं? -7 नहीं भाई, +7 है, अभी गड़बड़ हो जाएगा। 2 3 0। अब वही काम C1 को लिखो 2 1 2 और C2 को लिखो 3 0 3। ठीक है, अब वो एरो खींचो, एक तो ये वाला खिंच गया, एक है 3 एलिमेंट वाला ये बनेगा, एक 3 एलिमेंट ये वाला बनेगा। यहाँ तो 0 होना है, कल्याण है, तो इसको छेड़ना है। 1 0 मिलता 0 है। यहाँ पे कितना है? 7 21 दूनी 42, सूत्र वाला -7 ये हो गया। और यहाँ पे माइनस को 1 से करोगे 1 और 3 एकम 3, तो -3। ये तो इसकी चर्चा हुई। अब यूँ ले लो, ऐसे ले लो, 1 2 और ये 3 गुणा कर लो। गुणा में तो कैसे कर लो, क्रमिक मेरे नियम का पालन करता है। 2 ये 0 आ गए तो 0 हो गया। यहाँ पे 3 7 21 21 दूनी 42 और ये 0 हो ही गया। 0 यहाँ पे ये अपने आप 0 हो जाएगा। तो भैया यहाँ कितना हो गया? 42 से 42 कट जाएगा, क्योंकि 42 -3 और -42 रहेगा, ये दोनों कटकर कितना आ गया? -3 आया वही मान। तो ये थी यूज़ किसका? सारूस आरेख का। तो इस प्रकार से आप तृतीय क्रम सारणी का मान सारूस आरेख से भी प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, या इस पे भी कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह की बात कर लेते हैं पहले, ज़्यादा लंबा नहीं लेंगे। या चलो कर लो बात, कुछ पॉइंट 2 पॉइंट और बचे उनकी चर्चा भी कर लेते हैं। अब बात करते हैं उपसारणी की, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं माइनर। ठीक है, अच्छे समझिएगा। तो इसमें क्या है? यदि A = Aij एक n क्रम का वर्ग अवयव हो, तब अवयव Aij का उपसारणिक n-1 क्रम का वह सारणिक होता है जो IV पंक्ति व jवें स्तंभ जिनमें अवयव Aij स्थित है यहाँ अर्थात लगा लो, ज़्यादा अच्छा लगेगा। अर्थात जिनमें अवयव Aij स्थित है का त्याग करने पर प्राप्त होती। क्या कहा मैंने भाई? हमने कहा कि यदि A = Aij एक n क्रम का वर्ग अवयव हो, तब अवयव Aij का उपसारणिक n-1 क्रम, अगर ये n क्रम का है तो इसके जितने भी अवयव होंगे, जितने भी एलिमेंट्स होंगे, उनके जो उपसारणिक है माइनर्स हैं, उनका जो क्रम होगा उससे एक कम क्रम का होगा। मतलब ये अगर ये n क्रम का है तो n-1 क्रम का। मतलब ये अगर ये 3/3 का है, 3 क्रम का वर्ग अवयव है, तो इनके जितने भी एलिमेंट्स होंगे, उनके जितने भी उपसारणिक बनेंगे वो सारे 2 क्रम के होंगे। अगर ये 2 क्रम का है तो ये 1 क्रम के होंगे सारे। निश्चित रूप से जो अवयव है उसके अवयवों के उपसारणिक उस अवयव के क्रम से एक कम क्रम के प्राप्त होते हैं। तो अगर ये n क्रम का है तो n-1 क्रम का, पहली बात। अब वो सारणिक जो होगा, उपसारणिक होगा, वो कैसे प्राप्त होगा? हमने कहा कि Aij का उपसारणिक n-1 क्रम का वह सारणिक होता है जो IV पंक्ति व jवें स्तंभ
अर्थात जिनमें अवयव ए आई जे स्थित है। ए आई जे किस में स्थित है? आई पंक्ति में जैव स्तंभ है, तो आई पंक्ति में जैव स्तंभ अर्थात जिनमें अवयव ए आई जे स्थित है का त्याग करने पर प्राप्त होती है। मतलब किसी भी अवयव की उपसारणिक जो होगी वो उस जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में वो अवयव स्थित है उनका त्याग करने पर प्राप्त होगी। आ गई बात समझ में? 3x3 क्रम का अवयव था तो उसके संगत अवयवों के जितने भी उपसारणिक बनेंगे वो सारे 2x2 क्रम के होंगे। 2x2 क्रम का अवयव है तो उसके अवयवों के जो उपसारणिक होंगे वो 1x1 क्रम के, मतलब 1 क्रम के सारणिक होंगे। ठीक है, जिसे संकेत रूप में कैपिटल ए आई जे से व्यक्त करते हैं। अब एक चीज़ ध्यान रखना भाई, आरबीएससी की जो बुक्स हैं उनके अंदर इसको कैपिटल ए आई जे से व्यक्त किया गया है, जहाँ पर जबकि एनसीईआरटी की बुक्स के में इसे MIJ से व्यक्त किया जाता है। ये चीज़ ध्यान रखना, कन्फ्यूज मत होना, दोनों बातें एक ही हैं। ठीक है, हमारी आरबीएससी कैपिटल ए से व्यक्त करती है, जबकि एनसीईआरटी में किससे व्यक्त किया जाता है? MIJ से, M से माइनर। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, ये भी थोड़ा दिमाग रखना। ठीक है, अब मतलब क्या हुआ? दैट इज ए कैपिटल A11 का अर्थ क्या लोगे? अवयव या AIJ का अवयव AIJ कैपिटल AIJ लिखा हो तो अवयव AIJ का उपसारणिक। आई बात समझ में? मतलब क्या हो गया? अगर हमने लिखा A11, मतलब क्या लोगे? अवयव A11 का उपसारणिक। हमने लिखा A23 तो अवयव A23 का उपसारणिक। प्राप्त कैसे होगा? A11 तो कैसे प्राप्त होगा? पहली पंक्ति को छोड़ देंगे, पहले स्तंभ को छोड़ देंगे, जो निकल के आएगा वो उपसारणिक हो जाएगा। A23 के लिए क्या करना पड़ेगा? दूसरी पंक्ति को छोड़ देंगे, तीसरे स्तंभ को छोड़ देंगे। समझ में आई? तो जो सारणिक निकल कर आएगा वो क्या होगा? उपसारणिक होगा। अगर इसी क्रम में अगर बात करें A33 की या A32 की बात कर दोगे तो क्या लिखोगे? अवयव A32 का उपसारणिक। तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? किस किस को छोड़ोगे भाई? तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ को छोड़ोगे। ठीक है, अब इसको एक एग्जाम्पल लेके बात करें तब ज़्यादा क्लियर होगी कि हमारे को कहा गया अवयव A इक्वल्स टू 2 3 -1 4 -5 2 और 1 और 6 7 के अवयवों A21 A23 A31 के उपसारणिक ज्ञात कीजिए। सेलेक्टिव एलिमेंट्स के पूछें तो भाई क्या होगा? सॉल्यूशन में क्या करेंगे भाई? अवयव दिया हुआ है, लिख लोगे 2 3 -1 जो भी लिख लेना, इसको तो क्यों फालतू टाइम वेस्ट करें। अब A21 का सारणिक, A21 का उपसारणिक मतलब कैपिटल A21 और एनसीईआरटी में बात करें तो M21। तो A21 के लिए क्या करना पड़ेगा? दूसरी पंक्ति को छोड़ो और पहले स्तंभ को छोड़ो। दूसरी पंक्ति गई, पहला स्तंभ गया, कौन कौन बचा? जो अब तक काम कर रहे थे ना अपने प्रसारण, वही काम है। 3 -1 और 6 7 है कि नहीं? इसका मान क्या था तुम्हें आता ही है, गुणा करोगे 7 3 21 मान पूछ रहे तो 7 3 21 वाला माइनस 6 कम 6 माइनस के 6 कितना हो गया? माइनस माइनस प्लस से 27 हो गया क्या भाई? हुआ कि नहीं हुआ? इस तरीके से आपको चाहिए किसका? A23 का उपसारणिक। किससे व्यक्त करोगे भाई इसको? कैपिटल A23 से। और कैपिटल A23 को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? दूसरी पंक्ति को छोड़ना पड़ेगा, तीसरे स्तंभ को छोड़ना पड़ेगा। दूसरी पंक्ति गई, तीसरा स्तंभ गया। अरे दूसरी पंक्ति को छोड़ेंगे, तीसरे स्तंभ को छोड़ेंगे, कौन मिलेगा? 2 3 1 6 तो बना दो साहब 2 3 1 6।
तो डायरेक्ट कितना 6 दूनी 12 अगर मान पूछता है तो उस वाला माइनस 1 3 या 3, तो मेरे हिसाब से कितना हो गया, मेरे हिसाब से तो 9 हो गया प्लस के। ठीक है, इसी क्रम में लास्ट क्या पूछा है, A31 का उपसारणिक। तो इसमें क्या हो जाएगा, A31 तीसरी पंक्ति गई पहला स्तंभ गया, भाई तीसरी पंक्ति गई पहला स्तंभ गया क्योंकि A31 लिख रखा है। तीसरी पंक्ति गई पहला स्तंभ गया तो कौन गया, 3 - 1 बच गया, 3 - 1 और -5 2। हल करना तुम्हें आता ही है, द्वितीय क्रम का सारणी का 3 दूनी 6, बीच में सूत्र वाला माइनस और -5 को -1 से करो तो प्लस के 5, कितना बच गया 1, है कि नहीं। तो ये बात थी किसकी, ये बात थी हमारी उपसारणी की। तो इस प्रकार से किसी भी अवयव के अवयवों के हम उपसारणी ज्ञात कर सकते हैं। अगर यहीं पर अगर ये द्वितीय क्रम का अवयव होता तो फिर क्या होता, यहाँ पर A21 के केस में एलिमेंट एक सिंगल एक बाई एक क्रम का सारणी का आता तो उसका जो एलिमेंट होता वो ईमान हो जाता, है कि नहीं। A23 होती नहीं उसके अंदर, A31 भी नहीं होता, ठीक है ना। मतलब कहने का ये है कि हमेशा जो अवयव जिस क्रम का दे रखा है तो उसके अवयवों के जो उपसारणिक होते हैं उससे एक कम क्रम के सारणिक होते हैं, ठीक है, और उनके मान इस प्रकार से ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो ये बात थी उपसारणी की। इसके बाद आती है बात कोफैक्टर की। सेकंड पॉइंट है कोफैक्टर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, परिभाषा समझ में आएगी, इसकी तरीका जो है ज्ञात करने वो प्राप्त समझ में आया होगा। क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, वो आपका है वो है हमारा सेकंड कोफैक्टर। अब सेकंड क्या होता है, सेकंड की बात करते हैं भाई। तो सेकंड में क्या लिखते हो भाई, क्या बताते हैं, परिभाषित करते हैं पहले। एक वर्ग अवयव A = AIJ के अवयव AIJ का सेकंड संकेत रूप में कैपिटल FIJ से व्यक्त किया जाता है, जो कि निम्न प्रकार परिभाषित होता है। कैसे भाई, इसका फॉर्मूला होता है FIJ = -1 to the power I + j एंड AIJ, ये फॉर्मूला होता है। जहां AIJ क्या है, जहां AIJ अवयव स्मॉल AIJ का उपसारणिक है। क्या है, उपसारणिक। तो इस सूत्र की सहायता से किसी भी वर्ग अवयवों के हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, संगत सेकंड ज्ञात कर सकते हैं, कोफैक्टर्स ज्ञात कर सकते हैं। FIJ = -1 to the power I + j and AIJ, where the AIJ is the minor of the element AIJ। ओके, अब इसको हम यूँ भी देखो, इस पावर को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि FIJ जो हो गया वो हमारा हो गया भाई -AIJ के। -AIJ के तो कब होगा, मतलब माइनर का जो मान हो वो नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव मान के इक्वल होगा कब, इफ़ I + j इज ओड। अगर ये इनका योग है वो ओड होगा तो यहाँ माइनस कॉमन बनेगा तो -AIJ के बराबर हो जाएगा, और कैपिटल AIJ के बराबर होगा पॉजिटिव वाले के, तो इफ़ I + j इज इवन।
लिख सकते हो ना, है ना। इवन मतलब सॉरी आई इज़ इवन, मैं इंग्लिश में ला गया, इज़ इवन। ओड मतलब विषम, भाई विषम, है ना। और ये सम, किसी को याद ध्यान ना हो तो ऐसा तो नॉर्मल सी बात है और पता है आप लोगों को। तो अगर दोनों का सम अगर सम होगा तो पॉजिटिव वाले के उपसारणी के बराबर हो जाएगा, और अगर सम जो है आपका विषम हुआ तो फिर क्या हुआ, माइनस साइन बनेगा तो इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात थी सेकंड की। ठीक है, अब क्या है इसकी चर्चा कर ले। सेकंड की बात है गई है तो सेकंड निकालना सीख लेते हैं। तो इसी आव्यूह के अंदर सेम आपका जो है आव्यूह है, और इसके अंदर हम बात कर लेते हैं किसकी, सेम एग्जाम्पल रख लो। और हमारे को चाहिए साहब एग्जाम्पल सेम है या चल नया एग्जाम्पल ले लेते हैं, छोड़ो एग्जाम्पल नया ले लो। यदि a इज इक्वल्स टू, एक 2/2 का लेते हैं, 2 3 -4 6, एक 2/2 क्रम का आव्यूह है, 2 क्रम का आव्यूह के अवयवों के सैखंड, क्या सैखंड ज्ञात कीजिए। तो इसमें भाई सॉल्यूशन में देखो क्या करो, डायरेक्ट कर रहा हूँ भाई। हमें f11 भी चाहिएगा, f11 के लिए f1 पहले अवयव का सेकंड हो गया, -1 की पावर i प्लस j मतलब 1 + 1 और a 1 1 हो जाएगा, है कि नहीं। चूँकि हमने f(i)j बराबर क्या पढ़ रखा है, -1 की पावर i प्लस j एंड a(i)j पढ़ ररखा है, तो f11 क्या हो जाएगा, -1 की पावर 1 + 1 और a 1 1। तो इसको सोल्व करो, कैसे करोगे, -1 की पावर 2 हो गई तो +1 हो जाएगा, और a 1 1 के लिए क्या करना पड़ेगा, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ छोड़ना पड़ेगा, पहली पंक्ति पहले स्तंभ छोड़ा, कितना आया 6, सिर्फ और सिर्फ 6। और ये 1/1 क्रम का सारणिक है तो डायरेक्ट जो अवयव होगा वो रिजल्ट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 6। इसी क्रम में a12 -1 की पावर सूत्र लगाए तो 1 + 2 और कैपिटल a12 f12 है केस में। तो फिर यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ विषम घात है तो -1 आएगा। और सारणी की बात करें a12 की बात, तो उप सारणी के लिए पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को छोड़ो, पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ को छोड़ोगे तो कितना आएगा, -4। तो -1 -4 कितना आ गया, +4। f13 थोड़ी है ही नहीं, एलिमेंट ही नहीं है हमारे पास, कौन है f21, इस अवयव का निकालो तो -1 की पावर 2 + 1 एंड a21। इसमें 2 रे कितना हो गया, 3 घात, तो वापस से -1। a21 का लिए क्या करना पड़ेगा, दूसरी पंक्ति को छोड़ना पड़ेगा, पहले स्तंभ को छोड़ना पड़ेगा, दूसरी पंक्ति का ही पहला स्तंभ कौन आया, 3, तो कितना हो गया, -3। ठीक है, और इसी क्रम में लास्ट में फाइनल a22 चाहिए भाई, और a22 के लिए क्या करोगे, -1 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 + 2 एंड a22। अब भाई a2 + 2 कितना हो गया, 4, सम घात है, सम है तो फिर क्या होगा, बोलो, सम है तो ये -1 रह जाएगा, +1 हो जाएगा, सॉरी सम है। और यहाँ पर बाहर क्या हुआ है, 4 a22 2 को और दूसरी पंक्ति दूसरी सम छोड़ो, लीव द सेकंड और सेकंड कॉलम, वी हैव ओनली 2 पोस्टेड 2, बाहर +1 सो +2। तो ये किसका हो गया, ये कोफैक्टर्स हो गए, कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स ए, दिए गए अवयव के अवयवों के संगत सेकंड हो गए। तो इस प्रकार से हम ये सेकंड भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये चर्चा की आज की क्लास में हमने अवयव के प्रकार, अब तक इस चैप्टर में अवयव के प्रकार वगैरह कंसिडर कर लिए, उनके मान निकालने सीख लिए, उपसारणिक पढ़ लिया, सेकंड पढ़ लिया। अब इसके आगे हम थोड़ा सा इस सेकंड की प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, सेकंड उपसारणी की, और उसके बाद सारणी के गुणधर्म बात करेंगे, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बट आज के लिए क्लास में अब इसको आगे ना बढ़ा, कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस कर रहा हूँ मैं 1-2, उसके बाद अपन बात करेंगे कल नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा लेंदी हो जाएगा और टॉपिक्स को सब एक्सप्लेन करने बैठ जाएंगे तो क्लास काफ़ी लेंदी हो जाएगी। तो 1-2 एग्जाम्पल और मैं लेना चाहता हूँ, वो ले लेते हैं जो सारणी बेस्ड पे हैं। एक्सरसाइज आपके एक्सरसाइज में आएंगे, एक्सरसाइज ऑलमोस्ट आप कंप्लीट कर लेंगे। पहली एक्सरसाइज जो है 4.1, ये 4th चैप्टर है। सो एग्जाम्पल फर्स्ट ले लेते हैं कि यदि डिटरमिनेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट λ2 3 एंड -2 या +2 ले लो इक्वल्स टू 0, तो लैम्डा का मान बताइए।
इसका मान बताना है, लैम्डा का मान बताना है। तो क्या हो जाएगा भाई सॉल्यूशन में भाई, चूंकि हमें दे रखा है लैम्डा 2 3 2 इक्वल्स 0। द्वितीय क्रम का सारणी का डायरेक्ट हल करना हमें आता है, इसको इससे बढ़ाएंगे इसको इससे, तो 2 लैम्डा माइनस सूत्र वाला और 3 दूनी 6 बराबर 0। ये सारणी के रूप में समीकरण दिया है, उसको हल करना है। 6 को ले दाएं पक्ष में, तो 2 लैम्डा बराबर 6, तो लैम्डा बराबर कितना आ गया 6/2 बराबर कितना 3। क्लियर। और क्या क्वेश्चन बनता है कि यदि x y एंड 2 3 इक्वल टू 0 तो x रेशो y ज्ञात कीजिए। तो क्या हो जाएगा भाई, वही सॉल्यूशन का तरीका फिर से, सिंस x y 2 3 इक्वल 0 प्रसार कर लेंगे वही, इसको इससे 3x माइनस सूत्र वाला 2y बराबर 0, इसको 2y को उठा जाता है 3x बराबर 2y। हमें मान चाहिए x अपॉन y का, तो x बटा y 3 को ले दो 2/3 है कि नहीं। तो x रेशो y बराबर किसके हो गया 2/3। ठीक है, तो ये बात हो गई। तो इस प्रकार के कुछ क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे, तो आप इनको हैंडल करिएगा। इसी क्रम में एक एग्जाम और ले लेते हैं। सारणिक 1ab -a 1c एंड -bc1 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा भाई, तो देखो सॉल्यूशन पार्ट है, 3/3 क्रम का आ गया इस बार भाई, -a -c 1 c और -b और -c और 1। अब यहाँ तो कोई शून्य वन्य तो है नहीं, तो किसी पंक्ति किसी स्तंभ के साथ प्रसार कर लो, तो मैं R1 के साथ प्रसार कर लेता हूँ। तो R1 के सापेक्ष प्रसार से आप किसी के सापेक्ष कर सकते हो, जरूरी नहीं R1 के सापेक्ष करो, मैं R1 के सापेक्ष कर रहा हूँ, प्लस माइनस प्लस है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा 1, पहली पंक्ति छोड़ो, पहले स्तंभ को छोड़ो, 1 c -c 1, तो पहले तो 1 को 1 से बढ़ाओ 1, बीच में सूत्र वाला -c को c से करोगे तो -c² आए ना। ठीक है, सेम इस तरह -a के लिए क्या करना पड़ेगा, -a के लिए पहली पंक्ति को छोड़ना पड़ेगा, द्वितीय स्तंभ को छोड़ना पड़ेगा, -ac -b 1, तो -a को 1 से करोगे तो -a, -b को c से करोगे तो माइनस सूत्र वाला आएगा माइनस का bc, क्यों। और इसी क्रम में प्लस b की बात करेंगे, तो प्लस b क्या होगा, पहली पंक्ति को छोड़ोगे तीसरे स्तंभ को छोड़ोगे तो -a को -c से करोगे तो प्लस का ac, बीच सूत्र वाला माइनस और माइनस का b, क्यों, -b को 1 से करो तो -b आएगा, ये बीच में सूत्र वाला माइनस है, ये बात हो गई। तो फिर क्या होगा भाई यहाँ पे, एक तो ठीक है माइनस प्लस का c², यहाँ माइनस प्लस का a² माइनस प्लस का bc और माइनस का a, तो माइनस का abc, क्यों। और इसी क्रम में bac तो प्लस का abc, और ये माइनस प्लस का b माइनस प्लस का b, तो प्लस का b प्लस b², ये दोनों आपस में कैंसिल। तो क्या आ गया हमारे पास में, हमारे पास आ गया 1 + a² + b² + c², है कि नहीं। तो इस प्रकार से आप किसी भी सारणी का मान प्राप्त करके इनको हल कर सकते हो। अब तक की चर्चा के आधार पे तो आप लोग एक्सरसाइज डिस्कस 4.1 सोल्व करिएगा, और अब नेक्स्ट क्लास में इस पर और स्टडी करेंगे। और नेक्स्ट क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, ध्यान से रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर से ध्यान रहे, एक क्वेश्चन आता 3 नंबर का, ठीक है ना, एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का आएगा, तो थोड़ा सा अच्छे से स्टडी करिएगा। क्लियर। सो बेस्ट ऑफ लक।